नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 के लिए आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं महा मैराथन क्लास। और फ्रेंड्स, मुकाबला टक्कर का होगा, आप सभी को याद रखना है। इस क्लास और भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी क्लासेस ले गई है उन सभी के अंदर से फ्रेंड्स आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, महा मैराथन नंबर 2 के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर और एक एक करके इन सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, इस सेशन के एंड में आपको महत्वपूर्ण फुल फॉर्म भी बताई गई है और फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के जो और भी अदर क्वेश्चंस बनने लायक हैं उन सभी को फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के एंड के अंदर सभी प्रकार के नोट्स के माध्यम से आपके समक्ष पेश किया है, चाहे वो फुल फॉर्म की बात करें या इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, आज फ्रेंड्स आज आपके सामने एग्जाम के लिए अंतिम दिन है, यानी मीन्स कहेंगे कि सुबह आपके हाथों में सीधा पेपर होगा। तो फ्रेंड्स एक बार लगा दीजिए जोर, अगर फ्रेंड्स आप भी बनाना चाहते हैं 90 से पार, यानी फ्रेंड्स मुकाबला टक्कर का होगा। सेशन नंबर यहाँ पे आपके सामने इस मॉडल पेपर जो कह सकते हैं जितने भी मॉडल पेपर हैं उन सभी का निचोड़ आपके समक्ष रखा जा रहा है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, संभावित प्रश्नों का पिटारा इस महामैराथन क्लास के अंदर और भी सर के माध्यम से जो क्लासेस ली गई है, एक महामैराथन बड़ी महामैराथन ली गई है, तो उन सभी को फ्रेंड्स एक बार आप 2 से 3 घंटे निकाल के पढ़ लीजिए। मेरे फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में फ्रेंड्स अच्छा वहां पे फ्रेंड्स मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में आपका स्कोर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपको लगेगा वो आ सकता है आपको, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए एकदम न्यू की तरह साबित होगा, यानी लेकिन आपको याद रखना है वो सभी क्वेश्चन आज आपको देखने हैं जो हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना और भी जितने आपके समक्ष जो भी ग्रुप्स वगैरह है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या और भी फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उन सभी तक इस क्लास को फैला दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस क्लास के अंदर आपको वे सभी क्वेश्चन दिखने वाला है जो एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, कमेंट भी करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, पैराग्राफ में लाइनों के मध्य स्पेस देने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से कई बार सीधा सीधा पूछा गया है, जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ सब स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन डी स्ट्राइक थ्रू। तो जल्दी से फ्रेंड्स बताएंगे, आप सभी को याद रखना है। मैं मेरी ओर से कमेंट करूंगा लेकिन एक बार इनको एक्सप्लेन करता हूं। आज फ्रेंड्स इस क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमें अच्छे से सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने हैं और अंत में फ्रेंड्स तो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म का मैंने यहाँ पे टेबल आपके समक्ष मैंने रखी है, वो भी फ्रेंड्स आप अवश्य देखना। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, सब स्क्रिप्ट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है उसके ऊपरी भाग में कुछ लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसका इस तरह से आइकन दिखता है, आई होप आपने सभी ने प्रैक्टिकल किया होगा तब आपको मालूम होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि घात के रूप में लिखने के लिए आप सब स्क्रिप्ट का उपयोग नहीं करेंगे। घात के ऊपर लिखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट की बात हो रही है। अगर सब स्क्रिप्ट की बात हो तो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसके नीचे की ओर कुछ लिखने के लिए आप उपयोग करेंगे, यानी नीचे की ओर लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट और ऊपर की ओर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। ये देखो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है, आप सभी को याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है, इक्वल होती है, सॉरी कंट्रोल के साथ में इक्वल होती है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस किसकी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की। लेकिन यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के फ्रेंड्स आपको याद रखना है, टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचने के लिए आप किसका उपयोग करते हो, स्ट्राइक थ्रू का। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी इस सेशन के अंदर अंतिम समय तक जुड़े रहेंगे क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए मात्र आज का दिन पढ़ने के लिए RSIT के अंदर, और फ्रेंड्स नेक्स्ट आप मॉर्निंग आप जाओगे आपके हाथ में सीधा पेपर दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके समक्ष जो रखे जा रहे हैं इन क्वेश्चन को आप याद रखने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स इन मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको दावा करता हूं ये क्वेश्चन सभी आपके बुक्स के जो पूरी तरह से निचोड़ करके इन क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को
छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है। आज मैंने वो सभी क्वेश्चन रखे हैं जो भले ही आपको बताए हुए पहले, लेकिन आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन भी आपके समक्ष जो दिखने वाले हैं, जो हो सकता है फ्रेंड्स आपको सभी के सभी आ रहे हो, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके समक्ष पहली बार आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और पूछा क्या गया है, देखिए कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाता है। नोट पेज व्यू, स्लाइड एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन या स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो मैंने कई बार बोला हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी छोटी तस्वीरों में दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू। लेकिन पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट व्यू जो होता है ना, वो कौन सा होता है, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। तो आप बोलेंगे नॉर्मल होता है। क्या होता है, नॉर्मल होता है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों का याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। मैं फ्रेंड्स आप आज इस क्लास की स्पीड थोड़ी ज्यादा रखूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए कि फ्रेंड्स आपका टाइम कम वेस्ट किया जाए। और वेस्ट तो नहीं कह सकते फ्रेंड्स, आप क्लास के अंदर वो महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू दिखने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। मैं जल्दी फ्रेंड्स इसकी स्पीड थोड़ी तेज करता हूँ, स्पीड फ्रेंड्स बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको फ्रेंड्स ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में यहाँ पे आपके समक्ष रख पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है मेरे फ्रेंड से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। तो देखिए डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, ये तो आपको याद रखना है। जो आपके समक्ष जो दिया गया है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन दिया गया है, कैलिबरी दिया हुआ है, एरियल दिया हुआ है, सेंचुरी दिया हुआ है, ये सभी तो आपको याद रखना कि ये है तो सभी किसके प्रकार है, फॉन्ट के प्रकार है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर फॉन्ट के प्रकार नहीं पूछा गया, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है। तो आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो कैलिबरी होती है, ये कैलिबरी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर क्या होती है, एक डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में इस्तेमाल होती है। जो भी फ्रेंड्स आप काम करेंगे आपके सामने बाय डिफॉल्ट कौन सी फॉन्ट उपस्थित होती है, कैलिबरी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के समक्ष है। हाँ फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष इस मैराथन के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं, हालांकि हमने फ्रेंड्स इससे पहले एक बहुत बड़ी महामैराथन क्लास ली है। आई होप आप सभी ने उस क्लास को पसंद किया होगा। आप सभी को याद रखना है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेंगे फ्रेंड्स। वो क्लास, ये क्लास और एक दो और भी फ्रेंड्स मॉर्निंग में आने वाली क्लासेस को आप देख लीजिए। सभी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा गया है, पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। अभी मैंने आपके सामने रखा था, तो क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया, मैं इस क्लास को थोड़ा फ्रेंड्स लेंथली न बना के आपके सामने शॉर्ट वे से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका टाइम कम जाए और क्वेश्चन भी आपको ज्यादा मात्रा में दिखाया जाए। निम्नलिखित में से किसे रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। हालांकि मैंने ये पहले भी मॉडल पेपर में डाला है, लेकिन आप याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आज आपके समक्ष वो सभी रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं, या एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं। देखिए आप सभी को याद रखना है, रेडी टू डॉक्यूमेंट के रूप में किसे जाना जाता है, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, कवर पेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे रेडी टू डॉक्यूमेंट बोला है। जब रेडी टू डॉक्यूमेंट बोले तो आप किसको करेंगे, कवर पेज को। जबकि रेडी टू यूज करेंगे ना, रेडी टू यूज अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता कि निम्न में से किसे रेडी टू यूज कहा जाता है, तो रेडी टू यूज आपको याद रखना, रेडी टू यूज किसको कहा जाता है, ये इस क्लिप आर्ट को कहा जाता है, या इसको ही आप रेडी टू इमेज भी कह सकते हैं। स्मार्ट आर्ट किसको कहा जाता है, स्मार्ट आर्ट रेडी टू शेप्स को कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑलरेडी बने बनाए डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो आपके समक्ष जो ऑप्शंस रखे हैं, ये सभी कहाँ पे उपस्थित होते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये उपस्थित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कह सकता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस के माध्यम से हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किया जा सकता है। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 2 से लिया गया है। हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन काफी सारे करवाए हैं, लेकिन अब की बार मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपके समक्ष दिया है। क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें, कमेंट करेंगे। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ OMR, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ OCR, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ BCR और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ MICR। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, MICR का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और OMR का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी को याद रखना है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप वहां पे करेक्ट आंसर करके आएंगे,
OCR को करेंगे। किसको करेंगे? OCR, या आप कह सकते हैं ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और भी जितने भी क्लासेज आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनसे आपको काफ़ी इजाफा होगा, ये फ्रेंड्स मैं दावा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए फ्रेंड्स, टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थानों को कौन हटाता है? मैंने कल परसों भी इस क्वेश्चन को डाला था। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अब की बार बन सकता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन याद हो जाए। तो आप सभी को याद रखना है कि टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के अगर रिक्त स्थान की बात होती है तो आप करेक्ट आंसर किसको करेंगे? ट्रिम को करेंगे। किसको करेंगे मेरे फ्रेंड्स? ट्रिम को करेंगे। ये जो सम होता है ये वैल्यूज को जोड़ने के लिए, यानी वैल्यूज की फ्रेंड्स से जो जोड़ होती है, जोड़ करने के लिए आप सम का उपयोग करते हैं। काउंट यानी जो गणना होती है, जो स्प्रेडशीट के अंदर कुछ लिखे हुए फ्रेंड्स आइटम, उसकी गणना करने का कार्य काउंट के द्वारा किया जाता है। देखिए जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसे मैच करते हुए और भी फ्रेंड्स अदर जो कंपोनेंट है उनको मैच करते हुए जो गणना होती है आइटम्स की, वो काउंट इफ के द्वारा की जा सकती है। ये आप सभी याद रखेंगे पॉइंट। इनमें से मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाला है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट अक्सर शेयर कीमतों एवं वैज्ञानिक डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? हालांकि मैंने ये खुद ने फ्रेंड्स मेरी ओर से आपके बुक्स के अंदर से जो लाइनें लिखी हुई है उनमें से ये क्वेश्चन बनाया है, ताकि मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जो फ्रेंड्स क्या करता है, अक्सर उसका उपयोग शेयर कीमतों यानी शेयर मार्केट में या फिर वैज्ञानिक जो डेटा है ना उसको दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, स्टॉक चार्ट और राडार चार्ट। तो फ्रेंड्स मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप भी कमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे याद रखना है तो सभी चार्ट के प्रकार, तो आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है स्टॉक चार्ट हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है ऐसा कौन सा चार्ट है जो शेयर की कीमतों एवं वैज्ञानिक के डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आप वहाँ पे करेक्ट आंसर किसको करेंगे? स्टॉक चार्ट को करेंगे, राडार को नहीं करेंगे। कॉलम चार्ट आप सभी को याद है, कॉलम चार्ट आप सभी को याद ही होगा। वैसे फ्रेंड्स बेसिकली कॉलम चार्ट यहाँ पे सर्वाधिक उपयोग होता है, लेकिन पाई चार्ट होता है एक गोलाकार आकृति में होता है जिसमें 100% तक की वैल्यू ये दिखाने का कार्य करता है। ये सभी की सभी एक्सेल या आप इसके अंदर जो आंकड़े हैं उनको शो करने के लिए व्यवस्थित आप इसका उपयोग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्या पूछा गया है? आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? आप सभी को याद रखना है क्या पूछा गया है? आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है। POP3, IMAP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप सभी को याद रखना है, ये मैंने कई बार आपको बताया है, जब आउटलुक अकाउंट के अंदर क्या बात होती है? अकाउंट की टाइप्स की बात होती है। तो POP3 भी होता है, IMAP भी होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। ये तीनों तो किसके प्रकार है? आउटलुक अकाउंट के प्रकार है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर जो लिखा हुआ है ना, ये कंप्यूटर के यूजर अकाउंट का प्रकार है। तो फ्रेंड्स आपको सीधा यहाँ पे याद रखना है कि ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आउटलुक अकाउंट की श्रेणी में नहीं आता है। POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। जबकि ईमेल, निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। मैंने फ्रेंड्स ये कई बार आपको क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है, बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पहले से आता होगा। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने का कार्य करता है। ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, फ्रेंड्स ये कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स। अब की बार मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाला है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो चार्ट, ऐसा कौन सा चार्ट है जो समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने का कार्य करता है? बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट या पाई चार्ट। तो फ्रेंड्स आप इसको लाइन चार्ट के अंदर नहीं रखेंगे, आपको करेक्ट आंसर किसका करना पड़ेगा? एरिया चार्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया चार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? चार्ट के समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने का कार्य कौन करता है?
एरिया चार्ट करेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11 और क्या पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार फ्रेंड्स मैंने मेरी हिसाब से बनाया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही दिखने वाला है या दिख सकता है। पुश, वाइप, स्प्लिट और रैंडम बार, ये सभी जो विकल्प आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, ये किसके प्रकार है, यानी कि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, ये क्या होते हैं। ट्रांजिशन टैब के ऑप्शंस होते हैं, फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शंस हैं, साउंड के प्रकार है या स्मार्ट आर्ट के प्रकार है। आई होप आप सभी को पावर पॉइंट का नाम दिख गया है, इसलिए आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाता है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सभी ट्रांजिशन टैब के अंदर उपस्थित होते हैं। इनके द्वारा आप स्लाइड को फ्रेंड्स, स्लाइड के ऊपर फ्रेंड्स इफेक्ट डाल सकते हैं। ये स्लाइड इफेक्ट टाइप्स के प्रकार है जो ट्रांजिशन टैब के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। पुश, वाइप, स्प्लिट, रैंडम बार, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये शुरुआत के जो ऑप्शंस होते हैं ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके कमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मकसद ये है कि आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन करवाऊँ और वो आपको एग्जाम में दिखे। हम फ्रेंड्स अंत में फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रेंड्स आपको और भी इंपॉर्टेंट जो बताने वाले हैं वो भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आप याद रखें। महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो के एंड में फ्रेंड्स आपको मैंने समझाया है, उनको भी अवश्य देखना। तालिका के पहले कॉलम में, तालिका के पहले कॉलम में क्या मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को दिखाता है। एक्सेल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे थे, जो कुछ क्वेश्चन पीछे रह गए थे, जो अब की बार आने की पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, बताने की कोशिश करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ट्रिम, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ वी लुकअप, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ काउंट इफ और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ एवरेज। तो देखिए, जो आंकड़े का फ्रेंड्स औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए तो आप किसका उपयोग करेंगे, एवरेज का। लेकिन आप याद रखेंगे कि एवरेज में शॉर्टली बराबर एवीजी नहीं होता, इसमें एवरेज में पूरा आपको लिखना पड़ेगा एवरेज इस तरह से। काउंट इफ आप सभी को याद रखना है कि आइटम्स के मैच करते हुए जो काउंटिंग करना है या उसकी गणना करने का कार्य कौन करता है, काउंट इफ। वी लुकअप, वी लुकअप देखो, ट्रिम का तो मैंने अभी आपको बताया था। ट्रिम क्या करता है, आप सभी को याद है, टेक्स्ट की शुरुआत और अंत में रिक्त स्थान होता है, उसको हटाने का कार्य ट्रिम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में उसी के मान को दिखाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वी लुकअप हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है वी लुकअप, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी इजी है, मैंने क्लास के अंदर आपको कई बार ये बताया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। आप सभी को याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, इस एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती है। इस वर्कबुक के अंदर जो काम करने के लिए जो सीटें का उपयोग किया जाता है, वो सीट कितनी होती है। तो देखिए, मैं मेरी ओर से बताता हूँ, उससे पहले आप कमेंट कर लीजिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा गया है और स्टूडेंट कमेंट भी करे। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन से बी पे लिखा हुआ है। ये एमएस जो ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, जो 2010 के अंदर जो डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है, आपको याद रखना है 3 होती है। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना, जो एक सीट होती है, एक सीट के अंदर रो की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है और एक सीट के अंदर आपको कॉलम की संख्या भी पूछी जा सकती है। तो रो की संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है 10,48,576 हो जाएगी। 10,48,576 क्या होता है, रो होता है और कॉलम की संख्या होती है 16,384 होती है। कितनी होती है, 16,384 होती है। ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉलम हो जाएंगे एक सीट के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है। देखिए, आईपी और टीसीपी की फुल फॉर्म बिल्कुल आपके एग्जाम में बन सकती है। आप सभी को याद रखना है कि टीसीपी का पूरा नाम पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन तो बी पे लिखा हुआ है, ये इसका बिल्कुल क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि आईपी का नाम पूछे, आईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोलेंगे आईपी का पूरा नाम तो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जबकि टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ये दिखने वाला है। आप सभी को याद रखना है कि जो फॉन्ट साइज होती है, उस फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने की बात होती है तो मैं इन सभी के सभी फुल फॉर्म को आपको समझाता हूँ कि किस किस के लिए होती है। तो देखिए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए
कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का उपयोग किया जाता है। ये तो फ्रेंड्स किसकी होती है, ग्रो फॉन्ट की होती है, यानी फॉन्ट साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो फॉन्ट की क्या होती है, ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन होती है। जबकि आप छोटा करना चाहते हैं बढ़ाने की जगह पे तो इसकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन, और ये किसकी होती है, श्रिंक फॉन्ट की। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रिंक फॉन्ट यानी फॉन्ट को छोटा करने के लिए आप कौन सी की दबाते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन। और देखिए ये जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये सुपर स्क्रिप्ट की है, ये किसकी होती है, ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की जो होती है, ये भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। जबकि कंट्रोल के साथ में बराबर लिखा हुआ है, ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीजिए। देखिए सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे की ओर लिखना, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे ऊपर की ओर लिखना, जबकि ये लेस देन और ग्रेटर देन आप सभी को याद रखना ग्रो और श्रिंक के लिए होती है। यहाँ पे फॉन्ट साइज को बढ़ाने की बात हो रही है, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रो फॉन्ट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या पूछा गया है कि कीबोर्ड की कौन सी कीज किसी प्रोग्राम को बाहर आने में सहायता करती है। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। देखिए एंटर तो न्यू पैराग्राफ दर्ज करवाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर आप नया पेज डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एंटर का। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी प्रोग्राम से बाहर आने में सहायता कौन सी की करती है, तो आप मेरे फ्रेंड्स किसको करेंगे, एस्केप को करेंगे। ये ESC लिखा हुआ ना, इसका पूरा नाम क्या होता है, एस्केप होता है। क्या होता है, एस्केप होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए जो विंडोज कीज लिखा हुआ है ये क्या कार्य करता है, तो आप बोलेंगे स्टार्ट बटन होता है। इस स्टार्ट बटन को खोलने के लिए, स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विंडोज कीज का उपयोग किया जाता है। बैक स्पेस, टेक्स्ट की बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को हटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। आई होप आप इन सभी कीज के बारे में आपको पहले से पता होगा, या नहीं था तो अभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने है और बताने की कोशिश करेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। देखिए कनेक्टिविटी का टाइप्स कौन सा नहीं है, प्रोजेक्टर को एक कंप्यूटर से जोड़ना चाहता है, किस प्रकार का आप कनेक्टिविटी विकल्प यहाँ पे नहीं देखोगे। कंप्यूटर ऑनली होता है, मैंने कई बार बोला हुआ है, डुप्लीकेट होता है, एक्सटेंड होता है, लेकिन इन्वर्टेड ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यानी इन्वर्टेड ये किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ये कि ये ऑप्शन के साथ में आपको एग्जाम में दिख सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। देखिए फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी ज्यादा रख रहा हूँ और फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। आप फ्रेंड्स अंत समय में आप जैसे आपकी क्लास ये पूरी हो जाती है तो आप ये अपना स्कोर अवश्य बताना कि हाँ हमने इतना इसमें से स्कोर किया है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से, कि एक साइबर खतरे का प्रकार जो एक नुकसान नहीं पहुंचाने वाले प्रतीत होते हैं लेकिन अन्य वायरस को लेकर आने का कार्य करते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा साइबर खतरे का प्रकार है जो आप सभी को याद रखना है कि उस स्वयं तो हानि नहीं पहुंचाता है लेकिन अपने साथ में अन्य वायरस को लेकर आने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है, बात हो रही है ट्रोजन हॉर्स की। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 19वां आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन ये बिल्कुल आपके एग्जाम में दिख सकता है। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये हूबहू आपको क्वेश्चन दिखने वाला है, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन याद कर लीजिए। सीडी और डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, मैंने कई बार आपको बोला हुआ इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, बर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्निंग। जबकि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ये भी आप याद रख लेना। और सीडी और डीवीडी में डेटा को कॉपी करना है, लिखने की प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे, बर्निंग बोलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन के सामने है, बताने की कोशिश कीजिए मेरे फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है हाइपरलिंक, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ मैक्रो, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ बुकमार्क। आई होप आप इन सभी विकल्प के बारे में पहले से जानते होंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सभी प्रकार के मॉडल पेपर में इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आप सभी को याद रखना है, बात हो रही है एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को मेल भेजने की। तो ये क्वेश्चन आपको इन चारों पॉइंट पर से मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन आपको 100% दिखने वाला है। आप सभी को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। देखिए बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क का आप याद रख लेना इतना
कि एक ऐसा इंसर्ट मेन्यू का कमांड होता है जो डॉक्यूमेंट होता है उसके निश्चित लोकेशन पर पहुंचाने का कार्य बुकमार्क के द्वारा किया जा सकता है। कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज होती है, क्या होती है, कंट्रोल के होती है, यानी कंट्रोल के हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज होती है। और ये क्या कार्य करता है, डॉक्यूमेंट के साथ में अन्य दस्तावेजों को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्रो क्या होता है, छोटे एड ऑन प्रोग्राम होते हैं जो किसी रिकॉर्ड को कैचअप करके उसकी शॉर्टकट कीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सभी को समझ में आया होगा। मैक्रो व्यू के अंदर होता है, मेल मर्ज मेलिंग के अंदर होता है, जबकि बुकमार्क और हाइपरलिंक दोनों इंसर्ट मेन्यू के अंदर उपस्थित होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ये दिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि पेज कलर, पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, ये जो कमांड है वो किसके अंदर, किस टैब के अंदर उपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है फॉर्मेट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ फाइल, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ इंसर्ट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ पेज लेआउट। तो मैंने कल ये क्वेश्चन डाला था, आप सभी को याद रखना है कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने जो दे रखा है ये सभी आपको याद रखना है किसके अंदर उपस्थित होंगे, पेज लेआउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आप इन क्वेश्चन को पहले से जानते होंगे। आपको याद रखना है कई क्रमिक यानी सीक्वेंशियल की बात हो रही है, कई क्रमिक जो सेल होते हैं यानी कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट कीज को निर्धारित करना क्या कहलाता है। अभी मैंने समझाया था कि बहुत सारे कार्यों को रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट कीज बनाई जा सकती है, किसके माध्यम से, मैक्रो के माध्यम से। ये मैक्रो जो होता है ये व्यू मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है, इतना भी याद रख लेना कि मैक्रो होता है ना ये व्यू मेन्यू के अंदर आपको दिखता है। मेल मर्ज का अभी हमने समझा है, ऑटो टेक्स्ट आप सभी को याद रखना, ऑटोमेटिक टेक्स्ट डालने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन आज इस सेशन के अंदर सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन ओनली फॉर आज के दिन के लिए पढ़ना है। बाकी फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हूबहू फ्रेंड्स यानी 100% अच्छे साबित होंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी की को दबा सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप प्रदर्शित करने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे, कंट्रोल डी शिफ्ट पी, सॉरी कंट्रोल डी कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एफ या कंट्रोल एच। तो देखिए कंट्रोल एच तो किसकी होती है, रिप्लेस की होती है, ये किसकी होती है, रिप्लेस की होती है। कंट्रोल पी किसकी होती है, प्रिंट की होती है, किसकी होती है, प्रिंट की होती है। तो देखिए आप सभी को याद रखना है कि जो कंट्रोल डी होती है ना ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, आप सभी को आंसर देने की कोशिश करनी है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, और कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को किसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। आप एक लाइन को याद रख लीजिए कि मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना उनको सॉल्व करने का कार्य किसका होता है। आई होप देखिए फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैथ इनपुट पैनल हो जाएगा। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है मैथ इनपुट पैनल, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी को याद रखना है कि एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की कौन सी की का उपयोग किया जा सकता है। आप सभी को याद रखना है, मैं इन सभी क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, दावा करता हूँ ऐसे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। यानी ये क्वेश्चन आप एक बार याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी काम आएंगे। यानी वो सभी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर शामिल किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आई होप इसका आंसर आपको आ रहा है, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है शिफ्ट के साथ में F5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिफ्ट के साथ में F5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। आप जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसमें पेज होता है, उसको पेज को कितने प्रतिशत तक आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात हो रही है एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड के अंदर जो अधिकतम से अधिकतम जूमिंग जो पेज की साइज होती है वो कितनी होती है। देखिए फ्रेंड्स काफी स्टूडेंट ने कमेंट किए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 500% हो जाएगा। जबकि डिफॉल्ट कितनी होती है, 100% होती है। मिनिमम पूछे, ये तो मैक्सिमम पूछे, मिनिमम कितनी होती है तो मिनिमम आप बोलेंगे कि मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम आपको याद रखना है
10% होती है। कितनी होती है? 10 होती है। लेकिन आप सभी को याद रखना है कि MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल के अंदर 500 नहीं होती है। MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल के अंदर कितनी होती है? 400% होती है। ये आप एक याद रख लेना पॉइंट कि MS वर्ड में तो 500% पेज जूमिंग साइज और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट में 400% होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। और क्या पूछा गया है, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आप याद रखने की कोशिश करेंगे। 27 के अंदर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बोल्ड होती है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है, इटैलिक होती है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आई होती है, रेगुलर होती है। और रेगुलर फ्रेंड्स डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल का प्रकार होता है। लेकिन फॉर्मेट पेंटर जो लिखा हुआ है ना, ये तो एडिटिंग करने के लिए होता है। टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेट और अन्य विकल्प आप लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ में। आप सभी को याद रखना, ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में बन सकती है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ता है? सी। ये किसकी है? ये है फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और पूछा गया है मेरे फ्रेंड्स कि कौन सी मेमोरी रैम द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले प्रोग्राम्स को स्टोर करने का कार्य करती है। तो आप सभी को याद रखना है कि रैम के द्वारा अधिकाधिक उपयोग में आने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सेव करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मैंने कई बार बोला हुआ है। आप सभी फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप सभी इसी तरह से अंतिम समय तक जुड़े रहना और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करना। संध्या कंप्यूटर आपके साथ में फ्रेंड्स कई टाइम से फ्रेंड्स आपको मॉडल पेपर करवा रहा है, तो निश्चित ही फ्रेंड्स आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। और क्या पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट 2010 में किसी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो आप सेव एज करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप सभी के सामने विकल्प है F5। देखिए फ्रेंड्स, F5 का उपयोग तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए होता है। देखिए रिफ्रेश करने के अलावा पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए होता है, नोटपैड में डेट एंड टाइम डालने के लिए होता है, वो आप सभी को याद रखना है। F1 का कार्य क्या होता है? हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। F11 आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू स्टार्ट डालने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। जबकि सेव एज की बात हो रही है तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि सेव एज की तो क्या हो जाएगी? सेव एज की F12 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की चिंता छोड़िए, क्वेश्चन जितने भी आपको आज ये बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही जल्द फ्री किया जाएगा। लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे तो फ्रेंड्स नुकसान आप ही का होने वाला है। हमारा काम आपको वादा किया था उसके अकॉर्डिंग आज हमने 2 महामैराथन फ्रेंड्स क्लास ली है, एक सर के माध्यम से ली गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यानी अच्छे फ्रेंड्स क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्लियरली फ्रेंड्स आप देखना चाहते हो तो 5 से 6 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर करवाया पहले गया था, उन क्लास को भी आप अवश्य देखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी F12 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए, कमेंट कीजिए। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, कटाव होता है ना, वो क्या कहलाता है? आई होप आप सभी को ये ऑलरेडी आता होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आयत नहीं होता है, बॉक्स नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या होता है? सेल होता है। जैसे ये कॉलम होते हैं, ये रो होती है, ये रो और कॉलम का जो कटाव होता है तो बीच में जो बनने वाला बॉक्स होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेल कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये LCD लिखा हुआ फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे LCD है। तो देखिए LCD भी होता है, LED भी होता है, CRT भी होता है। ये तीनों किसके प्रकार है? ये तीनों के तीनों ये किसके प्रकार है? मॉनिटर के प्रकार है। किसके प्रकार है मेरे फ्रेंड्स? मॉनिटर के प्रकार है। जबकि VLC है ना, ये VLC किसका प्रकार नहीं है? ये VLC आपको याद रखना है मॉनिटर का प्रकार नहीं है। बाकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा नाम होता है। लाइट इमिटिंग डायोड LCD का, LED का पूरा नाम होता है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब CRT का पूरा नाम होता है। ये तीनों मॉनिटर के प्रकार है, आप सभी को याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर सकते हैं, यानी उपयोग कर सकते हैं। आप सभी को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में आप अगर फ्रेंड्स उपयोग करके कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं?
तो MS एक्सेल का उपयोग करते हुए बहुत सारे चार्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर को देने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन ए पे लिखा हुआ लाइन चार्ट, पाई चार्ट केवल, लेकिन केवल यानी दो ही थोड़े होते, ये तो नहीं होगा। मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है, आपको फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बताना है, आंसर कमेंट करेंगे। बार चार्ट लिखा हुआ, लाइन चार्ट लिखा हुआ, पाई चार्ट, यानी तीनों विकल्प, यानी इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन तीन विकल्प इसी में दिए हुए ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपके आरएसआईटी बुक्स के पीछे से लिया गया क्वेश्चन है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और आ सकता है बिल्कुल। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, और क्या पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अभी भी मैंने आगे बात की थी फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है बात किसकी हो रही है। आप अगर न्यू चार्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप चयनित के अंदर आप चयनित जो एक्सेल जो सीट होती है उसमें न्यू चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप F11 का उपयोग करेंगे। किसका? F11। F3 जो होता है ना, ये किसके लिए होता है? सर्च बॉक्स के लिए। आप अगर सर्च कुछ करना चाहते हैं, सर्च बॉक्स के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि F7 किसके लिए होता है? ये जो स्पेलिंग, जो ग्रामेटिकल एरर होती है, व्याकरण संबंधित जो अशुद्धियां होती है ना, उन अशुद्धियों के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आप उन अशुद्धियों को पहचानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कौन सी मीनिंग गलत लिखी है आपने, तो F7 का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी की स्क्रीन के सामने है, बताने की कोशिश कीजिए कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने का कार्य कौन करता है। अभी अभी मैंने आगे फ्रेंड्स बोला था कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ना। स्ट्रिंग को जोड़ना मतलब बात किसकी हो रही है? मैक्सिमम, काउंटेब, अपर या कॉन्सोर्टेनेट। तो आप सभी को याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर मैंने फ्रेंड्स बता दिया ऑलरेडी, ऑप्शन सी कॉन्सोर्टेनेट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रिम का आ सकता है या इस कॉन्सोर्टेनेट का आ सकता है, सम का आ सकता है, एवरेज का आ सकता है, और वी लुकअप। ये 5 आप नाम याद रख लीजिए, मैंने 500 को आज इस मॉडल पेपर के अंदर डाला है। आप इन सभी को याद करके जाना, ये आपके एग्जाम के अंदर दिख सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित करनी है, ये कौन तय करता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, जब एक्सेल चार्ट के अंदर आप काम करते हैं तो अलग अलग फ्रेंड्स जो रेंज होती है उनको अलग अलग कलर के माध्यम से आपको दिखाई जाती है। और वही क्वेश्चन इस आपके इस मॉडल पेपर के अंदर मैंने डाला है कि चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज होती है ना, वो किस कलर में प्रदर्शित करनी है, वो कौन तय करता है। डेटा लेबल्स, लीजेंड, ग्रिड लाइंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने कल परसों क्वेश्चन डाला था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीजेंड हो जाएगा। ग्रिड लाइन का आपको याद रखना है, ये जो वर्कशीट जो ये चार्ट एलिमेंट होता है उसमें जो दिखने वाली जो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो लाइन से होती है ना, उन लाइनों को क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन। और डेटा लेबल्स किसको कहा जाता है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स कहलाती है। तो ये सभी तीनों पॉइंट आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैंने कई बार ये इनको बताया है, लेकिन तीनों में से मुझे उम्मीद है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा इन तीनों पॉइंट में से। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 36, और क्या पूछा गया है आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, फाइल आप साझा करना चाहते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्रेंड्स शेयर इट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेयर इट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आपका टाइम फ्रेंड्स मैं बचाना चाहता हूँ, और भी फ्रेंड्स जो पेपर आ रहे हैं उनको भी फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे। और अब अभी तक अगर आपने वो जो इससे पहले जो फ्रेंड्स 1 घंटे पहले जो महामैराथन क्लास ली है, जिसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, वे सभी क्वेश्चन यानी पूरी के पूरी आरएसआईटी की बुक का निचोड़ उस महामैराथन के अंदर हमने व्यवस्थित तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन सेटअप करके बनाए हैं। तो उन सभी फ्रेंड्स जो क्लासेज है या उस महामैराथन क्लास को आप एक बार देख के चले जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका बेड़ा 100% पार होगा। यानी सभी के सभी क्वेश्चन उसके अंदर हमने शामिल करने की कोशिश की है। देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए पे एंड्रॉइड तो होता है, विंडोज फोन भी होता है, iOS भी होता है, लेकिन यूनिक्स है ना, यूनिक्स इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ है ना, ये इस क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप बेस्ट जो अपना है वो एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स बेस्ट परफॉर्मेंस देना। आशा है फ्रेंड्स आपको काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, और बाकी फ्रेंड्स आप क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अच्छे से फ्रेंड्स व्यवस्थित ढंग से करके आना।
निश्चित ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 38, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है। हालांकि आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन को हमने 10 बार पढ़ लिया, ये बार बार हमारे सामने आ रहा है, लेकिन आप सभी को याद रखना है एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मुझे लगा ये क्वेश्चन आपकी बार बन सकता है, तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के अंदर बन जाए तो आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा फायदा हो जाएगा। और इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर तो वैसे आपको याद ही है, क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। पेन का पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे नहीं बोलेंगे। नेटवर्क के संदर्भ में पेन का पूरा नाम पूछे तो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। जबकि आपको याद रखना है कि जो NSDL होता है उसके संदर्भ में पेन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, नेटवर्क, तो नेटवर्क के संदर्भ में पेन का पूरा नाम क्या हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नहीं हो जाएगा, आपको याद रखना पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा जो फ्रेंड्स फैला हुआ क्षेत्र में नेटवर्क होता है वो वैन होता है। इंटरनेट वगैरह वैन के ही उदाहरण आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी की स्क्रीन के सामने। फुल फॉर्म काफी ही महत्वपूर्ण, आपको कल एग्जाम में बिल्कुल दिख सकती है कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले ही ऑप्शंस के अंदर इसको डाला है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर जो 40 है आप सभी की स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है। देखिए एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हैं, तो आप सभी को याद रखना है, पैटर्न भी आप मोबाइल के अंदर रखते हैं, पिन भी आप रख सकते हैं, पासवर्ड भी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस किसको कहा जाता है, जो आप यूजर है वो फ्रेंड्स क्लिक वगैरह करने के लिए किसका उपयोग करता है, किसी को खोलना चाहते हैं पॉइंट के द्वारा तो आप क्लिक करते हो। देखिए माउस का तो सर्वाधिक उपयोग होता है, इसके अलावा टच पैड लैपटॉप के अंदर माउस की तरह कार्य करता है, जॉयस्टिक भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन कीबोर्ड जो होता है ना, ये कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि ये सभी है किसके उदाहरण है, इनपुट के उदाहरण है, ये सभी किसके उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। बट आप इतना याद रख लेना, इनपुट के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस पूछे तो देखिए माउस होता है, टच पैड होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक पॉइंट होता है, ये सभी कौन से होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। बट कीबोर्ड जो होता है ये कौन सा होता है, टाइपराइटर मशीन्स, यानी ये एक इनपुट डिवाइस तो है बट ये पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार हमने मॉडल पेपर के अंदर डाला भी है और भी जितने भी फैकल्टीज है उन्होंने भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अवश्य आपको डाला है, ये मुझे अच्छे से फ्रेंड्स मालूम है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 के अंदर क्या लिखा गया है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये कीबोर्ड की जो कुंजी दे रखी है ये इसको किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, मैंने शुरुआत में फ्रेंड्स आपको बताया था, जब ये कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आती है अकेली कार्य नहीं करती, इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स जो कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक के अलावा नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है, वो टॉगल कीज के अंदर आती है। F1 से लगा के F12 तक, F1 से लगा के F12 तक जो कीज होती है उनको फंक्शन कीज कहा जाता है। ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 कि पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार से पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पेन और पेंसिल के द्वारा किए गए निशानों को पढ़ना, यानी आप सभी को याद रखना है बात किसकी हो रही है, OMR, OCR, BCR या मिडी, तो ये सभी है तो किसके उदाहरण है, मैंने बार बार आपको बोला है तो सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण। मिडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। BCR का पूरा नाम क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OMR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए OMR यहाँ पे बिल्कुल इसका क्या माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी की स्क्रीन के सामने है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रदान करता है। जो सॉफ्ट कॉपी होती है मेरे फ्रेंड्स है, इसी सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलना है, हार्ड कॉपी में बदलना है। तो सॉफ्ट कॉपी यानी जो कंप्यूटर के अंदर आपको दिखाई दे रही है वो सॉफ्ट कॉपी आप किसके माध्यम से बाहर निकालेंगे ताकि आप इसको हाथ लगा के उसको हार्ड कॉपी की तरह महसूस कर सकते हैं। तो ये बात किसकी हो रही है, प्रिंटर की। यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको एग्जाम में दिख सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ऑप्शन बी प्रिंटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मैंने फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है, जो आगे वाली जो महामैराथन क्लास है उनके अंदर वो क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ एक रह गए थे और महत्वपूर्ण भी थे। बाकी फ्रेंड्स पूरी बुक का निचोड़ उस महामैराथन क्लास के अंदर आपको बताया गया है, तो वो फ्रेंड्स क्लास भी आप अवश्य देखना। ये फ्रेंड्स बहुत ही जल्द हम इस क्लास को पूरा कर रहे हैं और बाकी 2 घंटे पहले जो आपके समक्ष जो क्लास स्टार्ट की थी उन सभी क्लासेस को अवश्य देखें। वो एक क्लास फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आपकी किस्मत साइंस कर सकती है। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार बोला हुआ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन WORM यानी वॉर्म का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि इससे WORM का पूरा नाम क्या होता है। ये एक ऐसा फ्रेंड्स एक मेमोरी फ्रेंड्स यूनिट होता है जिसको ओनली फॉर एक ही बार बनाया जा सकता है और देखा बार बार जा सकता है, लेकिन इसको इसी वजह से क्या कहा जाता है? राइट वंस रीड मैनी। क्या कहा जाता है? राइट वंस रीड मैनी। इस WORM का पूरा नाम हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि डिजिविल प्रिंटर का एक प्रकार है। डिजिविल जो प्रिंटर होता है वो कौन सा फ्रेंड्स प्रिंटर कहलाएगा? मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर या मैनुअल। तो जो देखो आपको याद रखना, डिजिविल प्रिंटर होता है ना, ये इंपैक्ट की श्रेणी में आता है। किसके अंदर आता है? इंपैक्ट। और इंपैक्ट के अलावा फ्रेंड्स प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो इंपैक्ट होता है, एक नॉन इंपैक्ट आता है। तो ये जो आप इस्तेमाल करते हो मार्केट में वगैरह जो भी देखते हैं वो सभी के सभी फ्रेंड्स नॉन इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं, जबकि आप देखते हो इंपैक्ट वगैरह ये फ्रेंड्स आप डिजिविल, डॉट मैट्रिक्स ये सभी इंपैक्ट की श्रेणी में आते हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया है और बाकी दूसरे यूनिट के अंदर सर ने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा प्रिंटर के टाइप्स क्या होते हैं। अभी हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अभी फ्रेंड्स हम वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 और क्या पूछा गया है सभी को याद रखना है कि किस नेटवर्किंग साइट को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हो गया है, आ गया है फ्रेंड्स, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब की बार भी एग्जाम में ये मिल सकता है आपको कि सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आपको कौन सा एक यहाँ पे ऑप्शन याद रखना है जो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। तो मैंने कई बार आपको मॉडल पेपर के अंदर ये डाला था क्वेश्चन, मैंने बताया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? ट्विटर करेंगे। ट्विटर इसका क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मॉक का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि MOOC का पूरा नाम क्या है, तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होता है, ई लर्निंग का उदाहरण है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हो जाएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है जिसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और आई होप आप सभी को ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स और भी इस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी बताने वाला हूँ, वो सभी के सभी पॉइंट आप याद रखना। निश्चित ही फ्रेंड्स वहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन 100% मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट इसमें से कौन सी नहीं है? फ्लिपकार्ट होती है, स्नैपडील ये भी होती है, जबोंग भी होती है, लेकिन ट्विटर तो अभी मैंने बोला ये किसके अंदर आती है? सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आती है, यानी सोशल साइट होती है। तो इसलिए आपको याद रखना ट्विटर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए आपकी सब मोस्ट फ्रेंड्स 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाली क्लास जो ली गई है उसमें सभी को समाहित किया गया है। मैं फ्रेंड्स आपका टाइम क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। और भी फ्रेंड्स इससे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे रोल की तरह साबित होंगे। देखिए फुल फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ वो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी एक बार आप देख लीजिए। AEPS जो नाम लिखा हुआ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। आप सब तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद रखने की कोशिश करना। BCC का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। भीम का पूरा नाम क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है जो मैंने आज इस मॉडल पेपर के अंत में आपके सामने रखने की कोशिश की है। DRAM का पूरा नाम क्या है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। GIS का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आगे और फ्रेंड्स कौन कौन सी फुल फॉर्म है उसको भी फ्रेंड्स आप देखने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स DNS का अभी हम GIS का पढ़ा
जीआईएस का क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डीएनएस की बात करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर कई बार आपको फ्रेंड्स डोमेन नेम सर्वर भी लिखा हुआ मिल सकता है। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किसका पूरा नाम है, जीपीएस का पूरा नाम है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। तो ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ये सभी की सभी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले लो या फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश करना, ये एग्जाम में आपको दिख सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी का पूरा नाम होता है। एलईडी का मैंने आगे बोला था, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले किसका पूरा नाम होता है, एलसीडी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैन का पूरा नाम, तो आपको मैंने बोला नेटवर्क टाइप्स के अंदर अभी बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मैन का पूरा नाम क्या होता है, जो फ्रेंड्स एक 10 से एक नगरी के अंदर फ्रेंड्स आप विस्तार में फैला हुआ आप कह सकते हैं, ये एक मैन का उदाहरण है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। आईटीआर का पूरा नाम कई बार आपको पूछा गया है, हालांकि ये मॉडल पेपर के अंदर भी कई बार मैंने डाला था कि आईटीआर का पूरा नाम क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है। क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप एमआईसीआर का पूरा नाम, एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, बैंकों के अंदर जो सैक और इंपोर्टेंट दस्तावेज को जांचने के लिए एमआईसीआर मशीन का उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। मीडी ये भी इनपुट डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एक फ्रेंड्स वाद्य यंत्र होता है जो डिजिटल रूप में कार्य करता है। मॉक अभी मैंने बोला था मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पीओएस, यानी देखिए एनएसडीएल का भी आपके एग्जाम में बन सकता है। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। इसके अलावा पीओएस आप सभी को याद है, पेमेंट भुगतान प्रणाली के अंदर आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। पीओएस का पूरा नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पीएनआर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इस पीएनआर का पूरा नाम होता है रेलवे टिकट, आईआरसीटीसी या फिर आरएसआरटीसी के अंदर टिकट की ट्रैकिंग या टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए नंबर्स होता है, रिकॉर्ड आप पता लगा सकते हैं, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका होता है पूरा नाम। पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएसके का पूरा नाम क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। देखिए फ्रेंड्स ये आपके समक्ष मैंने क्या ली है, इंपोर्टेंट फुल फॉर्म। इसके अलावा और भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ टाइम देता हूं, जल्दी से फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और फ्रेंड्स इससे आगे वाली जितने भी फुल फॉर्म बताइए उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ्रेंड्स कोई डाउट ना रहे। और फ्रेंड्स जितने भी मैंने आपको आज फुल फॉर्म बताई वो सभी की सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स। और अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट जो मुख्य जो आपके 100वें टॉपिक के अंदर जो धाराएं दे रखी है उन धारा को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए। हाँ फ्रेंड्स और भी है, इनको भी आप एक बार जल्दी जल्दी फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल। देखो फ्रेंड्स थोड़ी आप जल्दी से फ्रेंड्स इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, 4 से 5 इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी को याद होगा कि पीडीएफ जो होती है, इस पीडीएफ का फ्रेंड्स पूरा नाम आप सभी को याद रखना है, क्या होगा मेरे फ्रेंड्स बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को याद होगा। देखिए रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है और फ्रेंड्स कौन कौन सी है तो वो भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। UIDAI का पूरा नाम क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। VGA का पूरा नाम क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। किसका पूरा नाम, VGA का पूरा नाम। वैन का पूरा नाम क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये कई बार फुल फॉर्म आपको पूछी जा चुकी है। महत्वपूर्ण धाराएं जो आपके किस में दी हुई है, सेक्शन जो दिए हुए ये फ्रेंड्स 100वें टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, ये सभी की सभी धाराएं आपको याद रखना। अभी मैं जल्दी से फ्रेंड्स आपके समक्ष बोलता हूँ कि अगर सेक्शन 65 यानी धारा 65 की बात होती है तो कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार की धारा है, 65 है। ये आप नाम देखना कि कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़, तो आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे, धारा 65। अगर धारा 66 की बात होगी तो आपको याद रखना है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध।
हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा होती है, तो आपको याद रखना इसके अंदर 66 धारा लगती है। कौन से 66? देखिए सेक्शन 43, तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ करना, ये किस प्रकार की धारा है, धारा 43 हो जाएगा। सेक्शन 67 या धारा 67 की बात करें तो आप इतना याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, ये धारा किस में आ जाएगी, 67 के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट और भी देखो फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के आपके सामने दे रखे हैं, इसको भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि एक फ्रेंड्स धारा 406 दे रखा है, तो विश्वासघात का अपराध, ये किस प्रकार की धारा है, धारा 40 जो 406 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, धारा 406 हो जाएगी। और आप सभी को याद रखना है कि इसके अंदर अंतिम जो धारा है जो आपको याद रखनी है, धारा 420 लिखा हुआ है, ये धोखाधड़ी, बेईमानी और बोगस वेबसाइट, धोखाधड़ी, बेईमानी और बोगस वेबसाइट के लिए कौन सी धारा लगती है, धारा 420 लगती है। तो फ्रेंड्स ये एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको याद रखने की कोशिश करना। निश्चित ही फ्रेंड्स दावा करता हूँ ये आपको जल्दी याद हो जाएगी और आपके एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स आपको याद रखना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है, इसमें से 2 से 1 क्वेश्चन यहाँ पे अवश्य इन धारा के अंदर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवरी टाइम इसका क्वेश्चन बन सकता है, आपके भी एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स महामैराथन क्लास। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने फ्रेंड्स आपके समक्ष वो सभी क्वेश्चन डाले हैं जो फ्रेंड्स उस महामैराथन क्लास के अंदर कुछ पीछे रह गए थे, हालांकि उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को समाहित किया गया है, बट आप तो भी याद रखेंगे कि जो भी आपके समक्ष जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप सभी को संध्या कंप्यूटर की होने वाले RSIT मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। संध्या कंप्यूटर ने आपके लिए काफ़ी मेहनत से मॉडल पेपर बनाए थे, आशा है, उम्मीद है उन सभी फ्रेंड्स से मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में खरे उतरेंगे। ये फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर आपके लिए प्रे करता है और निश्चित फ्रेंड्स दावा करते हैं आप फ्री माइंड से जाइए एग्जाम में, आपके अच्छे परसेंटेज के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में आपका एग्जाम फाइट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करें। जितने भी फ्रेंड्स आपके ग्रुप्स बने हुए उसमें भी इस वीडियो को डालने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स ये जो मैं क्वेश्चन आपके समक्ष जो रख रहा हूँ, जैसे धारा का टॉपिक है, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स है, या RSIT एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है ये, बट जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम आने वाले जैसे CET की बात करें या और भी जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, उनके लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी आपके अच्छे साबित होंगे। मैं फ्रेंड्स ये 100% दावा करता हूँ। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और फ्रेंड्स और भी मॉर्निंग में आने वाली सभी क्लासेस को आप अवश्य देखें। मिलेंगे एक और अन्य धमाकेदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने साथ में प्रवेश पत्र के साथ में एक ID प्रूफ लेके अवश्य जाए, जिसमें आधार कार्ड की बात करें, वोटर ID की बात करें, पैन कार्ड, यानी कोई भी आपको प्रवेश पत्र के साथ में एक क्या लेके जाना है, आपको एक ID कार्ड लेके जाना है ताकि आपको एग्जाम में प्रवेश दिया जा सके। 12 से लगा के 1 बजे तक आपका टाइमिंग है। 12 से लगा के देखो फ्रेंड्स 12 से लगा के 1 बजे का आपका पेपर का टाइमिंग है। आपको 11:30 बजे तक अपने स्कूल की गेट के ऊपर पहुंचना है, यानी आप सभी को पहले से तय करना है कि उच्च निश्चित टाइम में नहीं जाएंगे, पहले से आप जाके फ्रेंड्स आप तैयार रहेंगे। यानी 12 से 1 आपके प्रवेश पत्र के ऊपर टाइम लिखा हुआ है ना, वो एग्जाम का टाइम है, वो फ्रेंड्स वहाँ पे पहुंचने का टाइम नहीं। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम का ख्याल रखें। सभी को फ्रेंड्स एग्जाम होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड्स सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे और अन्य वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।